हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं और संडे को पढ़ते हैं हम करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का पहला सेक्शन होता है राष्ट्रीय अर्थात नेशनल करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट जो आता है इसका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। मई से मैं ये सिलसिला शुरुआत किया था करंट अफेयर्स बताने का। तो मई का पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक और यह चौथा वीक। तो इन 3 वीक में मैंने 6 वीडियो लगातार आप लोगों के लिए हर संडे को अपलोड किए हैं। जरूर उन्हें एक बार विजिट करते हुए इस वीडियो को देखें, आपको बहुत आनंद आने वाला है और आपको बहुत अच्छे से चीजें सिलसिलेवार तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। करंट अफेयर्स जो भी चीजें आती है मैप के माध्यम से आप पढ़ें और जिस जगह का चीज है आप बाकायदा उस जगह वहां पुट करें, क्योंकि वर्तमान एग्जाम का जो सिनेरियो है, परिदृश्य है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो कुछ करंट अफेयर्स से लेता है, कुछ स्टैटिक लेता है। और करंट अफेयर्स और स्टैटिक अगर दोनों जोड़कर पूछा जाता है तो वाकई वो क्वेश्चन जानदार, शानदार, लाजवाब होता है। तो इस वजह से पढ़े करंट अफेयर्स तो ऐसे जैसे आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो करंट अफेयर्स का टॉपिक मैंने ऑप्ट किया है वो है इंस्टेंट आधार बेस्ड EKYC। सबसे पहले KYC आपको समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं नो योर कस्टमर। ठीक है, बजट में निर्मला सीतारमण के द्वारा बोला गया था कि जिसके पास आधार कार्ड है और अगर वो नंबर उसका फ़ोन नंबर है, तो अगर वो अप्लाई करता है पैन कार्ड के लिए तो पैन कार्ड बहुत जल्दी उसे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए, मैं इसी चीज़ को समझाता हूँ। क्या होगा इससे, पैन कार्ड जल्द से जल्द मिल जाएगा यदि आधार कार्ड प्लस फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर जो करंट में है मतलब वो रनिंग में होना चाहिए। पैन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी आपका बन जाएगा। दूसरा, ये पेपरलेस काम होगा और फ्री होगा, कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। अगली बात हम करेंगे पैन कार्ड के बारे में। क्या है पैन कार्ड? तो पैन कार्ड का मतलब होता है, पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है। दूसरी बात, 10 अंक का अल्फा न्यूमेरिक संख्या होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ? अल्फा न्यूमेरिक। क्या होता है अल्फा न्यूमेरिक? इसका मतलब देखिए, अगर होगा कई बार ऐसा देखे होंगे AWZPC 4 1 2 3 और P, ऐसा कुछ रहेगा। मतलब कुछ ABCD का लेटर होंगे और कुछ डिजिट्स होंगे। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। अगली बात बोल रहा है कि आयकर विभाग इसका यूज करता है पैन कार्ड का। कैसे? आप लोग टैक्स वगैरह देते हो ना, तो इससे निर्धारित होता है कि कितना टैक्स किसे देना है, क्योंकि पैन कार्ड हमेशा देखे होंगे जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको पैन कार्ड लगाना अनिवार्य होता है। उस पैन कार्ड से आपका पता चलता है कि आपका टैक्स कितना होगा। ठीक है, तो ये दिमाग में आप रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में लोकस्ट अर्थात टिड्डे का अटैक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टिड्डे भारत में आए कहाँ से, इस टिड्डे की विशेषता क्या है और इस टिड्डे का इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। तीनों बातों को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कहाँ से आए, तो आप देखिए ईस्ट अफ्रीका, या बोल सकते हो हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से कहाँ आया? ओमान के क्षेत्र में आया और यमन के क्षेत्र में आया। वहाँ से आया ईरान के क्षेत्र में, और ईरान के रास्ते आया पाकिस्तान के क्षेत्र में। पाकिस्तान के सहारे कहाँ आया? इंडिया। और इंडिया में देखेंगे सबसे पहले राजस्थान का बाड़मेर, बीकानेर, ऐसे जो क्षेत्र है उधर के क्षेत्र में। फिर MP, महाराष्ट्र, पंजाब। अब फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO ने सूचना जारी करी है कि हो सकता है बिहार में, झारखंड में और उड़ीसा में भी देखने को मिले। अगर इतने बड़े बल्क मात्रा में इन राज्यों पे ये अगर अटैक करता है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि खाद्यान्न संकट की स्थिति देखने को मिल सकता है। मैं आपको ये सारी चीजें एक बार मैप में बताना चाहता हूँ। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आएगा सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। ठीक है, साथ साथ इरिट्रिया का कुछ क्षेत्र। तो देखेंगे इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, यहां से यमन और ओमान दिख रहा होगा, तो इस रास्ते से यमन, ओमान, फिर यहां से देखेंगे ईरान, और ईरान से पाकिस्तान, और पाकिस्तान के भारत। तो भारत के ज्यादातर देख रहे होंगे कि पश्चिमी राज्य इससे प्रभावित है। और जाहिर सी बात है ये टिड्डे करते क्या है, तो फसलों पर अटैक करते हैं, तो फसल क्या होंगे, उससे खराब हो जाते हैं। किसानों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था होगा ये। और जाहिर सी बात है ये जो टिड्डे का जो ग्रोथ होता है वो आप देखेंगे वर्षा में ज़्यादा होता है। और भारत में अभी मानसून का सीजन आ रहा है, आपको पता होगा जून का समय है, और जून जब आता है तो केरल के सहारे हमारे तरफ मानसून आते हैं। मानसून जब मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल समझिए जब भारत में वर्षा की मात्रा अत्यधिक होगी, ऐसे में जाहिर सी बात है इन टिड्डों का प्रजनन का क्षमता बढ़ जाता है, और भारत के लिए एक अच्छी संकेत नहीं माना जा रहा है। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, भारत सरकार कैसे उसको हटा सकता है, इन चीज़ों को मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए मैं जहाँ पे था, फिर से आप वापस आइए।
ठीक है। तो इसकी विशेषता मैं आपको बता रहा था। विशेषता क्या है, देखिए एक दिन में 100 किलोमीटर से अधिक दूरी ये तय कर सकता है। इसका मतलब ये जो टिड्डे हैं लगभग 80 मील बोला जाता है, ये लोग तय करते हैं। ठीक है, लगभग ये आएगा 100 और 100 से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो देखेंगे 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और दूसरी बात इसकी क्या है विशेषता, ये झुंड में चलता है, बहुत ज़्यादा की संख्या में एक साथ चल रहा होता है। अगली बात देखेंगे, ये फसलों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है और प्रजनन क्षमता इसका अत्यधिक है, खासे तौर पे वर्षा ऋतु में। और भारत में अभी क्या होने वाला है वही बता रहा था आपको, मानसून आएगा। मानसून में क्या होगा, इसका इम्पैक्ट खाद्यान्न संकट आ सकता है, क्योंकि सारे फसल को अगर ये चौपट कर देगा तो भारत में खाद्यान्न संकट देखने को मिल सकता है। इसको भगाने का क्या उपाय हो सकता है, कैसे टिड्डे को हटाया जाए? पहली बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ, धुआं करके। इसका मतलब क्या है, जो भी खेत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक कर दीजिए, धुआं कर दीजिए तो वो हट जाते हैं। दूसरी बात, थाली बजाकर उन्हें हटाया जाता है, क्योंकि जब थाली को आप बजा रहे हो तो वहाँ पे वाइब्रेशन होता है, उसके चलते वो हटता है, भागता है। साथ साथ अभी नया प्रयोग देख रहे होंगे, डीजे बजाया जा रहा है राजस्थान के क्षेत्र में, तो यूपी के क्षेत्र में भी देखे होंगे। तो डीजे में क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है और इस डीजे की वजह से टिड्डे भाग रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसका यूज कहीं और होता है लेकिन काम चल रहा है। अगली बात देखिए, कीटनाशक छिड़काव से सबसे बेस्ट तरीका है यही। लेकिन क्या दोस्त, हर फसल के ऊपर कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कुछ फसल ऐसे हैं जहां पे कीटनाशक किस टाइप का चाहिए होगा, कुछ फसल ऐसे हैं जहां पे कीटनाशक अलग टाइप का चाहिए होगा। अगर आप एक ही टाइप का कीटनाशक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो आजू बाजू जो फसल लगे हैं वहाँ पे समस्या आ सकता है। दूसरी बात, जो उपचार किया जा रहा है कि डीजे ले जाके, क्या हर खेत के पास डीजे जा सकता है? नहीं जा सकता। रोड नहीं बना हुआ है हर जगह, तो ऐसे में जाहिर सी बात है ना ही डीजे सॉल्यूशन है, ना ही कीटनाशक सॉल्यूशन है और ना ही थाली बजाना और धुआं करके टिड्डों को हटाना इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, अगली बात देखिए, मिजोरम खेल को औद्योगिक दर्जा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे भाई, आप समझिए। औद्योगिक दर्जा देने वाला खेल को पहला राज्य बना है शायद मिजोरम, अभी तक मैं जो देखा हूँ। औद्योगिक दर्जा दिया, सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया मिजोरम? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये निवेश को आकर्षित करना चाहता है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगा तब मिजोरम को बेनिफिट होगा। दूसरी बात देखेंगे, मिजोरम के पास प्राइमरी सेक्टर में काम करने के लिए ज़्यादा नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट्स में अपना किस्मत आजमाते हैं। और आपको एक इशारा करूं, ISL इंडियन सुपर लीग, ठीक है, इंडियन सुपर लीग जो कि एक फुटबॉल का लीग होता है, मैच होता है, 2013 से स्टार्ट हुआ था ये भारत में। वहाँ पे अगर देखेंगे ISL में तो इस राज्य अर्थात मिजोरम के 150 प्लेयर खेलते हैं। बहुत बड़ी बात है किसी एक राज्य के स्तर के लिए। ठीक है, अगली बात देखिए, सुमन गवानी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इनको दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं आएगा। सुमन गवानी सबसे पहले कौन है, तो एक भारतीय सेना की अधिकारी हैं। ठीक है, क्या किया इन्होंने, जिस वजह से इन्हें यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। और ये अवार्ड 2019 का था, मिला कब, 2020 में मिला है। ठीक है, तो पहली बात तो ये दिमाग में रखना कि कौन सा अवार्ड मिला, दूसरी बात कहाँ की है, तीसरी बात क्यों मिला। इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों मिला। तो पहली बात, इन्होंने यौन हिंसा के विरोध में अभियान में अहम भूमिका निभाया और ये कहाँ पे, साउथ सूडान के क्षेत्र में। ठीक, अगली बात देखेंगे, साउथ सूडान में ही उन्होंने UNMISS के साथ काम किया। क्या काम किया भाई, बताता हूं आपको। यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, यहाँ पे क्या हुआ, ये 2011 से बना हुआ है। UNMISS के साथ देखेंगे, वहाँ पे महिलाओं से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटीज में सुमन गवानी सक्रिय रही थी, इसी वजह से इन्हें यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का दिया गया। ये जरूर आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट, चार धाम राजमार्ग विकास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिर से एक बार। ठीक है, तो चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना, सबसे पहले इसके लिए 12,000 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक, कितना बोल रहा हूँ, 12,000 करोड़ रुपया। देखिए क्या होगा इससे, सबसे पहले आपको समझाता चलो चार धाम क्या है। तो चार धाम में पहला है यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ और चौथा बद्रीनाथ। चारों पे अगर आप नजर डालोगे तो ये चारों कहाँ मिलेगा, सभी धाम कहाँ है, यूके बोले तो उत्तराखंड में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा।
नेक्स्ट, ये परियोजना 2016 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसमें एक नया डेवलपमेंट आया, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये चारों धामों को ऋषिकेश से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ऋषिकेश से कनेक्ट किया जाएगा। नया जो इसमें चेंजेज आए हैं, अभी नया जो परिवर्तन आया, अभी आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले देखिए, चंबा सुरंग निर्माण हुआ है, चंबा टनल का निर्माण हुआ है। क्या बोल रहा हूं मैं? चंबा टनल का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट यही है, ये रिसेंट डेवलपमेंट है। इससे क्या होगा कि वहां पे जाना, इन चारों को कनेक्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक। अब समझिए आप, ये कहां बना है? तो नेशनल हाईवे नंबर 94, नेशनल हाईवे 94 बनाने वाला कौन है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखेंगे कि किसने बनाया और कौन सा नेशनल हाईवे है। दूसरी बात, किस जिले में है उत्तराखंड के? तो ये बताइएगा, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में बनाया गया है। तो ये जरूरी है, ये सवाल आएगा कि चंबा सुरंग हाल ही में कहाँ बनाया गया। ऑप्शन जम्मू कश्मीर भी होगा, हिमाचल प्रदेश भी होगा, उत्तराखंड भी होगा, हो सकता है कोई और नीचे का क्षेत्र से या दक्षिण के या उत्तर से ले लिया जाए, क्योंकि जानबूझ के ऑप्शन ऐसा ही देगा, ठीक है। मैं समझता हूँ आप याद जरूर रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। देखिए, इसकी अध्यक्षता किसने की? वित्त मंत्री हमेशा करते हैं, तो वित्त मंत्री फिलहाल निर्मला सीतारमण। दूसरी बात, ये किस बात पे चर्चा हुआ, क्यों बैठक बुलाया गया था? तो देखिए, वैश्विक आर्थिक स्थिति पर चर्चा हुआ, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी का दौर क्या चल रहा है? कोविड-19। ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रही है, तो इसीलिए यह बैठक बुलाया गया। बेसिकली जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का काम होता है वो क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वित्तीय समावेशन, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करते हैं। दूसरी, वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं। और वित्तीय साक्षरता बोले तो फाइनेंशियल लिटरेसी, ये तीनों दिमाग में रखिएगा। इन तीनों में समावेशन बनाने का काम करते हैं, और इन तीनों में अगर सुधार होगा तो जाहिर सी बात है भारत के स्तर पर अगर आप देखेंगे, जैसे वर्तमान समय में लोग बोलते हैं कि फ़ोन पे कर लो, गूगल पे कर लो, या फिर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ावा देना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगा तो ये काम करने में आप सक्षम नहीं हो सकते हैं। ये 2008 में रघुराम राजन समिति की सिफारिश से सुझाव दिया गया था, किंतु इसे 2010 में बनाया गया है, ठीक है। तो दिमाग में रखेंगे, इसकी सिफारिश से आई थी? रघुराम राजन समिति। वैसे जो क्वेश्चन आएगा जनरली इसका अध्यक्षता पूछ लिया करता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना शुरू करेगी फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन। ये बना कौन रहा है? HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये फोर्थ जेनरेशन का सुपरसोनिक विमान होगा, और ये तेजस की तरह बनाया जा रहा है। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो ये भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही होगा, ठीक। तो दिमाग में बस रखना है, इसको पूछेगा कौन बना रहा है और कौन से जनरेशन का है, इसी तरह से। नेक्स्ट देखिएगा, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क है क्या। ये से कलिंग, INS कलिंग, ठीक है, में स्थापित किया जाएगा। तो INS कलिंग के बारे में बता दूं, ये पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया गया है। और पूर्वी नौसेना कमान मतलब भारत का कौन सा हिस्सा की बात कर रहा हूँ? इस वाले हिस्सा की। तो इधर कौन सा है? विशाखापट्टनम है ना भाई, बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है। अगली बात देखेंगे, ये एंटी शिप मिसाइल है। अग्निप्रस्थ जो मिसाइल की बात कर रहा हूँ, ये एंटी शिप मिसाइल है। दूसरी बात, ये पानी के नीचे से लॉन्च होगा, ठीक है। अंतिम, सोलर ऊर्जा पर ये कार्यरत होगा। इसका मतलब क्या है? लगातार देखेंगे भारत सरकार सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना चाहता है। अगर सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना चाहता है तो आप जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों कर रहा है। भारत का एजेंडा है कि 2022 तक किसी भी तरीके से 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो। तो इस तरह से अभी आपको पढ़ा रहा था करंट अफेयर्स में ही कोणार्क सूर्य मंदिर। तो कोणार्क मंदिर में भी आपने बताया कि कोणार्क मंदिर के साथ साथ पूरे परिसर में भी सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी है। तो इस तरह से क्या होगा, 2022 तक जो भारत का लक्ष्य है 100 गीगावाट, वो हम पाने में आसानी होगी। अगली बात देखिए, रोजगार सेतु योजना शुरुआत किया गया है MP सरकार के द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। क्या है रोजगार सेतु? देखिए, वर्तमान समय में कोविड-19 से रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, तो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात चल रही है, क्योंकि हर राज्य अभी आगे आ रहा है कि प्रवासी मजदूरों को किसी तरह से काम दिया जा सके। दूसरी बात देखेंगे,
स्वामित्व योजना भी लॉन्च कर सकती है। कौन? एमपी गवर्नमेंट। तो स्वामित्व योजना है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन कर चुके हैं। है क्या ये? सबसे पहले ग्रामीण भूमि की मैपिंग के लिए किया जाएगा, मतलब ग्रामीण भूमि का मैपिंग किया जाएगा किसके माध्यम से? ड्रोन के माध्यम से। और ये स्वामित्व का फुल फॉर्म है। कुछ राज्य अपना चुके हैं जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसमें आप देखेंगे सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में मैपिंग करा लिया जाएगा। उसके आधार पर जो मनरेगा योजना चल रहा होता है और भी जो देखेंगे पंचायती राज में योजनाएं चलाई जाती है, उन सब पे ये क्या करेगा? फोकस करेगा। नेक्स्ट देखिए जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था और आपको याद होगा ये बजट में चर्चा किया गया था और ये बोला गया था कि 2024 तक भारत में हर घर को शुद्ध नल का जल मिलेगा। ठीक है, क्या मैं बोला कि हर घर में शुद्ध जल 2024 तक केंद्र सरकार देना चाहती है। ऐसे में भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने 445 करोड़ रुपया दिया है किसे? छत्तीसगढ़ को। क्यों दिया है? क्योंकि इन्हें बताया गया है कि 2023-24 तक क्या करना है? जल जीवन मिशन योजना को लागू करा देना है, अर्थात सभी घरों को शुद्ध नल का जल मिलना चाहिए। क्यों दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ को? क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में जो पानी की मात्रा है उसमें फ्लोराइड्स, आर्सेनिक और आयरन बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अगर ये पानी को कोई सेवन करता है तो वो अच्छा उनके हेल्थ के लिए नहीं माना जाता है। इस वजह से इसे हटाने की कोशिश की जाएगी। अगली बात, भूजल की कमी हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में देखेंगे तो जो ग्राउंड वाटर होता है, भूमि जल होता है, उसकी भी अभाव हो रही है। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स था वो मैं आपका समाप्त करता हूँ। जो टॉपिक और बचा हुआ है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और ये अगली वीडियो बहुत जल्द आपको आज ही मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं जो करंट अफेयर सेक्शन का है, जरूर उसको शुरुआत से देखते हैं। मैं समझता हूं कि मई मंथ के लिए पर्याप्त होगा करंट अफेयर्स। और जो कुछ समराइज करना है, जैसे कुछ निधन हो गया, जैसे कुछ राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार मिला, तो आप देख रहे होंगे चूंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, ऐसे में कभी कहीं कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है जहाँ पे किसी को अवार्ड दिया जाए। अभी देखेंगे नामित किया जा रहा है अलग अलग अवार्ड के लिए, तो ये सब चीज़ों को नहीं सोचना है। बाकी कुछ लोगों का जिनका निधन हुआ है उनको एक वीडियो में मैं कवर करवा दूंगा, वो बस दिमाग में रखना है, उनमें कुछ समझना नहीं है, तो इस वजह से उन्हें एक बाकायदा PDF की भांति तैयार करके आपको दे दिया जाएगा। ये कोशिश हमारी जारी है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का वीडियो आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।